अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे और आज के टॉपिक में हम बोरेक्स और बोरिक एसिड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उनके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स और उनके यूजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि जो बोरेक्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बोरेक्स एक वाइट और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्योंकि इसकी नेचर क्रिस्टल्स की तरह की होती है, तो जब भी इसके सोल्यूशन को हम कूल करते हैं तो कूल करने के बाद इसके सोल्यूशन में बोरेक्स की इस तरह की वाइट कलर की लस्ट्रस जो क्रिस्टल्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। सेकंड प्रॉपर्टी बोरेक्स की ये है कि अगर आप इसकी सॉलिबिलिटी वाटर में चेक करें तो ये कोल्ड वाटर में जो है वो लिटिल सॉलिबिलिटी शो करता है, यानी इतना ज़्यादा ये कोल्ड वाटर में सॉलिबल नहीं होता। क्योंकि आप जानते हैं कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी का डायरेक्ट इफेक्ट टेम्परेचर के साथ है, तो कोल्ड वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी कम होगी जबकि हॉट वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये ऐसे दे सकते हैं कि अगर आप वाटर के 100 ग्राम लें तो एट 10 डिग्री सेल्सियस पे इसके जस्ट 3 ग्राम डिजॉल्व होंगे। बट अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो सॉलिबिलिटी है बोरेक्स की वो इंक्रीज होती है फ्रॉम 3 ग्राम टू 99.3 ग्राम तक। तो इससे हमें पता चला कि जो बोरेक्स है उसकी सॉलिबिलिटी वाटर में इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि सॉलिबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। तो इस तरह से बच्चों ये बोरेक्स है जो कि आप यहाँ देखते हैं कि ये Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर। तो इसमें बोरोन के जो है वो 4 एटम होंगे, ऑक्सीजन के जो है वो 7 एटम होते हैं और सोडियम के जो है वो 2 एटम होते हैं। तो बोरेक्स की स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर आप फर्दर इसकी एक और प्रॉपर्टी पर आएँ जिसको हम बोलते हैं कि क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन का रूल ये होता है कि सबसे पहले आपने सोल्यूशन बनाना होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन का आपको बताया था मैंने कि वो सोल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व हो चुकी होती है। जैसे फर्ज करें अगर आप बोरेक्स है दैट इज Na2B4O7 है, तो अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करें और इतना डिजॉल्व करें पानी की एक कैपेसिटी में जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट इसकी डिजॉल्व हो जाए, और अब आप मजीद डिजॉल्व करने की कोशिश करें तो फिर इसकी सोल्यूट की फर्दर अमाउंट उसमें डिजॉल्व ना हो, तो दैट सोल्यूशन इज नोन एज द सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अगर आप इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं और इसको हीट करें और इतना हीट करें कि इसका टेम्परेचर जो है वो 62 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए जी, अबव हो जाए। यानी आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि आपने सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो बोरेक्स का फॉर्म किया और उसके बाद आपने टेम्परेचर जो है वो 62 डिग्री सेल्सियस से भी क्या कर दिया, अबव कर दिया। तो जैसे ही आप अबव करेंगे तो बच्चों इस तरह की क्रिस्टल्स फॉर्म होगी और इन क्रिस्टल्स की शेप को हम नाम देते हैं दैट इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वो होते हैं कि ये क्रिस्टल इस तरह की होती हैं कि जिन क्रिस्टल में 8 कॉर्नर्स की डेवलपमेंट होती है और बोरेक्स के अंदर इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल अलहदा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर अबव करने के बजाय 62 डिग्री सेल्सियस से बिलो कर दें तो फिर उसके अंदर पेंटाहाइड्रेट नहीं बल्कि डेकाहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपको बता रही थी कि यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन का ये जनरल रूल है कि अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन लें, उसको वार्म करें और उसके बाद आप उसको कूल करें, तो कूल करने पर इस तरह की क्रिस्टल्स की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये बात समझ आई होगी आपको। इसके बाद बच्चों अगर आप इसकी सोल्यूशन की नेचर चेक करें तो जैसे ये हमारे पास अभी आपको बताया कि ये बोरेक्स है, इसका आप वाटर में सोल्यूशन बनाए तो इसमें दो चीजें बनती हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग अल्कली दैट इज NaOH एंड अदर इज वीक एसिड दैट इज बोरिक एसिड। इसका फार्मूला क्या है, H3BO3। तो इसकी सोल्यूशन की नेचर क्या होगी, अल्कलाइनिक होगी। अल्कलाइनिक क्यों होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग चीज वीक के ऊपर डोमिनेट करती है, तो ओवरऑल सोल्यूशन की नेचर क्या हो जाएगी, अल्कलाइनिक हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, क्योंकि आप बोरेक्स में क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो रिएक्शन आपका हाइड्रोलिसिस की वजह से इसकी सोल्यूशन की नेचर को क्या कर रहा है, अल्कलाइनिक कर रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो आप स्टॉप कर सकते हैं कि अगर आप इस रिएक्शन के अंदर क्या चीज ऐड कर दें, दैट इज योर ग्लिसरीन। बच्चों ये ग्लिसरीन का फार्मूला है, इसमें 3 कार्बन के एटम होते हैं और तीनों कार्बन पे एक एक जो है वो क्या लगे होते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप, और साथ जो है वो हाइड्रोजन के एटम भी इसमें अटैच होते हैं। तो ये आपको पता हो, इसे हम ग्लिसरोल भी बोल सकते हैं, इसे हम ग्लिसरीन भी कह सकते हैं। तो ये जो है वो फॉर जो है स्किन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है मोस्टली घरों में। तो ये जो है वो हमारे पास बोरेक्स की नेचर है कि इसकी नेचर जो है वो अल्कलाइनिक होगी। इसके बाद बच्चों एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि अगर आप इसको हीट करें, यानी ये जो बोरेक्स है अगर आप इसको हीट करें तो हीट करने पर ये अपने अंदर से क्या करता है, वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देता है।
तो ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जब भी बोरेक्स को हीट किया जाता है, ये डेल्टा जो सिंबल है बच्चों ये रिप्रेजेंट करती है किसको, हीट के साइन को। ये हमारे पास क्या है जी, बोरेक्स है। जैसे ही आप बोरेक्स को हीट करते हैं तो बोरेक्स को हीट करने पर इसके अंदर से ये जो वाटर के मॉलिक्यूल जो 10 है ये क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। और ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेलअप होता है। और ये किस में कन्वर्ट होता है, इस तरह की वाइट पोरस मैस में। और यहाँ देखें आपको ये थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में लग रहा होता है। उसकी रीजन क्या होती है कि इन जगहों से पानी के मॉलिक्यूल एक्सपेल हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। यहाँ एक्सपेल्शन का मीनिंग क्या है, निकलना। तो अगर आप इसकी फर्दर हीटिंग जारी रखते हैं तो ये वाइट जो सॉलिड होता है ये आपका एक क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे शीशे का कोई कलर नहीं होता, तो इसकी नेचर भी क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह की हो जाती है। और वो जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो क्या कहलाती है, ग्लासी मैस। तो यहाँ देखें बोरेस में से जब 10 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसकी ग्लासी मैस फॉर्म होती है। और ये ग्लासी मैस जो है इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी मेटल के ऑक्साइड से कंबाइन होगी और कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर सकती है, मेटल के कलर बीड्स। और यही टेस्ट बच्चों, आप यही रिएक्शन को अभी आप आगे चल के देखेंगे, इसको हम इस्तेमाल करेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट के लिए। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास बोरेक्स बीड टेस्ट की फॉर्मेशन करता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सोडियम मेटाबोरेट, ये क्या है, NaBO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। मेटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोरोन का जस्ट एक एटम प्रेजेंट है। और इसके बाद इसी के साथ B2O3 की भी फॉर्मेशन हो रही है बच्चों। इसका नेम होता है बोरिक एनहाइड्राइड। इस कंपाउंड का नेम क्या है, बोरिक एनहाइड्राइड। B2O3 इसका नेम होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों इसका नेक्स्ट वन रिएक्शन है जी बोरेक्स का एसिड्स के साथ। यहाँ देखें ये दोनों एसिड हैं, लाइक HCl है और H2SO4 है। तो इन दोनों के अंदर याद रखिएगा, जैसे ही बोरेक्स के अंदर आप एसिड ऐड करते हैं, ये रिएक्शन अभी आप नेक्स्ट अभी चल के बोरेक्स के रिएक्शन में जहाँ पे आपने बोरिक एसिड को प्रिपेयर करना है वहां भी आपको ये रिएक्शन नजर आएगा, ठीक है। तो बोरेक्स के अंदर जब भी आप एसिड डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बच्चों आप ये रिएक्टेंट की साइड के नंबर ऑफ मोल्स को याद कर लें कि HCl के लिए आपने 2 मोल्स और वाटर के लिए 5 मोल्स लेने हैं। तो इक्वेशन को हमेशा बैलेंस करके याद करना है कि अगर आप रिएक्टेंट के साइड के नंबर ऑफ मोल्स याद कर लेते हैं तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ देखें, यहाँ सोडियम है और यहाँ क्लोरीन है। तो ये सोडियम ये क्लोरीन से मिलेगा और NaCl की फॉर्मेशन होगी। तो बाकी जो चीजें पीछे बचेंगी दैट इज बोरोन है और हाइड्रोजन है, तो वो आपस में मिलके बोरिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह यही रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। तो यहाँ सोडियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का जो पार्ट है दैट इज SO4, वो कंबाइन होगा, सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा, एज वेल एज बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद बच्चों इसका एक और रिएक्शन है जी अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो ये सारे रिएक्शन को बच्चों आप लोग कोशिश किया करें कि हर चैप्टर की रिवीजन जो है वो आप हर संडे के संडे किया करें, ताकि जितने रिएक्शंस हैं उनको लिख के आप तैयार किया करें और खुद उसकी जो है वो चेकिंग कर लिया करें, ताकि आपके रिएक्शन में अगर कोई मिस्टेक है तो वो करेक्ट हो सके। तो यहाँ देखिए बोरेक्स का जब रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से होता है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो डेवलप होगी दैट इज सोडियम एंड क्लोरीन दोनों मिलेंगे, अगेन सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा। अब यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट चीज बनेगी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बोरोन नाइट्राइड। BN का क्या नेम है, बोरोन नाइट्राइड। ये कैसे फॉर्म होगा, यहाँ से बोरोन का B जाएगा और अमोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बोरोन नाइट्राइड, दैट इज BN। इसके बाद फर्दर जिसमें और बोरोन के एटम प्रेजेंट है वो दोनों आपस में मिलके बोरिक एनहाइड्राइड, दैट इज B2O3। इसका नेम क्या है बच्चों, बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और इसी के साथ वाटर की भी फॉर्मेशन होगी। नंबर 5 अगर आप रिएक्शन देखें तो हम ये कहते हैं कि जब बोरेक्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बाय डिसॉल्विंग इन वाटर इसकी आयनाइजेशन ऐसे होती है। तो चूंकि ये एक कंपाउंड है तो जैसे ही ये पानी में जाएगा तो ये आइंस बनाएगा, दैट इज 2 आइंस ऑफ सोडियम एटम एज वेल एज B4O7-2, इस तरह से ये कन्वर्ट होगा। और ये जो B4O7-2 है ये फर्दर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो सकता है और हाइड्रोलाइज होके क्या बनाएगा बच्चों, दैट इज बोरिक एसिड, जिसको हम आर्दो बोरिक एसिड का भी नाम देते हैं। और साथ 2 हाइड्रोक्साइड आइन जो है इसके अंदर फॉर्म होंगे। उसके बाद अगर आप फर्दर देखें तो आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग अल्कली की फॉर्मेशन कर रहा है विच इज हाईली आयनाइज्ड। ऑन द अदर हैंड बोरिक acid is ionized to a little extent because it is a weak acid, hence solution of borax as a whole is alkalinic in nature। तो आपने ये रिएक्शन यहाँ पढ़ा, यहाँ देखें
कि बोरेस का रिएक्शन जब भी वाटर से होता था तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली और वीक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो वो ये बता रहे हैं कि इसका जो सोल्यूशन की नेचर है वो अल्कलाइनिक क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि कंप्लीटली तौर पर OH नेगेटिव आयन को फॉर्म करेंगे। लेकिन वीक एसिड क्या है, जो भी एसिड वीक होता है उसके अंदर कम से कम आयंस की डेवलपमेंट होती है। इट मीन H पॉजिटिव आयन यहाँ पे बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं, और ओवरऑल सोल्यूशन के अंदर क्या चीज डोमिनेट कर जाती है, दैट इज हाइड्रोक्सल आयन। सो जो सोल्यूशन होगा आपका वो क्या होगा, अल्कलाइनिक इन नेचर होगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो बोरिक एसिड के बोरेक्स के जो सोल्यूशन होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, अल्कलाइनिक होती है। उसके बाद बच्चों आपका एक इम्पॉर्टेंट वन टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बोरेक्स बी टेस्ट। और बोरेक्स बी टेस्ट को समझाने से पहले आपको मैं ये थोड़ी सी एक डायग्राम है जो मैंने ड्रा की है आप लोगों के लिए। पहले तो आप ये फ्लेम देखें बच्चों, फ्लेम के टू पार्ट होते हैं। वन पार्ट इज नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का नाम देंगे, और जो इस फ्लेम के अंदर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक वायर लेते हैं दैट इज नोन एज द प्लेटिनम वायर, और प्लेटिनम वायर का छोटा सा लूप तैयार करते हैं। और इस लूप को तैयार करने के बाद इसमें ये जो हमारे पास बोरेक्स का पाउडर है उसकी चंद ग्रेन्स इसमें डालते हैं, और डालने के बाद हम इसको फ्लेम के ऊपर ले आते हैं और इसकी हीट करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि जैसे ही बोरेक्स हीट होता है तो ये फर्स्ट स्टेप में ग्लासी मैश में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इस ग्लासी मैश के ऊपर जिस साल्ट का भी आपने कलर चेक करना हो, यानी जो हमारे पास एग्जामिनिंग साल्ट है या जो टेस्टिंग साल्ट है उसके भी ग्रेन्स या चंद दाने जो हैं बोरेक्स ऐड करने के बाद जब वो पिघल जाए और ग्लासी मैश में कन्वर्ट हो जाए तो फिर हम इस टेस्टिंग साल्ट को भी इसी के ऊपर ऐड कर देते हैं। तो एक दफा उसका कलर हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में चेक करते हैं और सेकंड टाइम हम उसका कलर रिड्यूसिंग फ्लेम में चेक करते हैं। तो जो उनके कलरफुल जो बीड्स फॉर्म होते हैं इसी वजह से ये क्या कहलाते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट। तो यहाँ देखिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर का एक लूप तैयार करते हैं, और सबसे पहले हम इस वायर को गर्म कर लेते हैं। गरम करने के बाद हम उसमें चंद दाने बोरेक्स के ऐड कर देते हैं। यानी इस लूप को तैयार करने के बाद फर्स्ट स्टेप में पहले आप इस लूप को हीट करेंगे, फिर क्या करेंगे, बोरेक्स के चंद दाने इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोरेक्स आपका फर्स्ट स्टेप में पिघलेगा और ये जो है वो मेल्ट होके कलरलेस ग्लास लाइक बीड जो है वो फॉर्म करेगा। अब इसके बाद आपने जिस भी सब्सटेंस को, जिस भी साल्ट के आयन को डिटेक्ट करना है उसके भी फ्यू ग्रेन्स आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और उसके बाद आप इसको हीट करेंगे एक दफा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में एंड देन इन दी रिड्यूसिंग फ्लेम में। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो इनके मतलूबा जो कलर है, यानी एक दफा आप इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यानी जो ऊपर वाला पार्ट है ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का है और जो नीचे वाला पार्ट है ये रिड्यूसिंग फ्लेम का है। तो जैसे ही आप वन बाय वन करके इसको टेस्ट करेंगे तो आपको इनके कलरफुल बीड्स जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों हम आते हैं इनकी केमिस्ट्री की जानिब कि अगर आप इनकी केमिस्ट्री चेक करें तो हम ये कहते हैं कि जो बोरेक्स है जब ये पिघलता है फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। यहाँ इसका नेम लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटा। मेटा मीन फॉर वन बोरोन एटम, तो इसको कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप में सोडियम मेटाबोरेट एज वेल एज बोरिक एनहाइड्राइड, B2O3 का नेम पहले भी आपको बताया था, इसका नेम क्या है, बोरिक एनहाइड्राइड। तो फर्स्ट स्टेप में जब आप इसको हीट करेंगे तो इन दो चीजों की फॉर्मेशन होगी, और जैसे ये बोरिक एनहाइड्राइड बन जाता है, ये बोरिक एनहाइड्राइड किसी भी मेटल के साल्ट, अब यहाँ पे फर्ज करें आप मेटल का जो साल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज कॉपर ऑक्साइड, तो मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो इस बोरिक एनहाइड्राइड के साथ कंबाइन होंगे और फौरन से क्या करेंगे, उनके मुतलका बोरेट्स बनाएंगे, और इसका नेम क्या है, कॉपर बोरेट या क्यूप्रिक बोरेट भी इसको हम नाम देते हैं। तो जैसे ही ये बोरेट फॉर्म होगा तो इसका कलर क्या होगा, इस क्यूप्रिक बोरेट का ब्लू। तो इसका कलर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जब आप चेक करते हैं तो क्यूप्रिक बोरेट किस कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। तो यही आपको बताया कि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स बी टेस्ट बच्चों, इसके रिएक्शंस, इसकी केमिस्ट्री, तो इसको आपने अच्छी तरह से बच्चों तैयार करना है। ठीक है, अगर इस हवाले से कोई पॉइंट आपको ना समझ आए तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों बोरेक्स के यूजेस। तो सबसे पहला इसका यूज है कि इसको हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर बोरेड ग्लास, कि जितने भी बोरेड ग्लास है उनकी तैयारी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बोरेड ग्लास ऐसे ग्लास होते हैं कि अगर आप इनको हीटिंग पे भी रखें तो इनकी ब्रेक डाउन नहीं होती, यानी वो हीट को बर्दाश्त कर लेते हैं, यानी हीट रेजिस्टेंट होते हैं। सेकंड है कि अगर वो वाटर जो कि हार्ड हो जाते हैं जिन एरिया में, तो उनको सॉफ्ट करने के लिए हम बोरेक्स को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन जिसका इंपॉर्टेंट यूज अभी आपने पढ़ा कि बोरेक्स बी टेस्ट में डिफरेंट तरह के मेटल आइंस को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर फोर है मेटलर्जिकल ऑपरेशन, जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करते हैं डॉक्टर हजरात, तो उनके आलात वगैरह की तैयारी के लिए जो है वो हम बोरेक्स को इस्तेमाल करते हैं।
नंबर 5 पे है कि डिफरेंट तरह के वेल्डिंग में एज अ फ्लक्स, फ्लक्स होता है बच्चों ईंधन, ठीक है, यानी वेल्डिंग में या डिफरेंट मेटलर्जी में इसको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह वॉशिंग पाउडर जो होते हैं उनकी तैयारी में इसको इस्तेमाल कर, तैयारी के लिए जो है वो बोरेस को इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों इसका सेवंथ वन यूज है कि लेदर इंडस्ट्री यानी जो चमड़े की इंडस्ट्री है उसमें चमड़ा रंगने को यानी टैन करने को या डाई करने के लिए बोरेस के साल्ट को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द बोरिक एसिड, कि अगर आप बोरिक एसिड को देखें तो इसके टोटल जो है वो 4 साल्ट बनते हैं। तो इसके नेम आपने याद करने हैं। इसका नेम अभी आपको बताया, इसे हम बोरिक एसिड भी कहते हैं या मोस्ट जिसका प्रॉपर नेम है दैट इज नोन एज द आर्दो बोरिक एसिड। और जिसमें एक बोरोन का एटम है HbO2, इसका नेम है मेटाबोरिक एसिड। अगर तो 4 बोरोन के एटम होंगे तो टेट्राबोरिक एसिड। और यहाँ भी 4 बोरोन के एटम है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या है जी 6 है और ये O9 है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा पायरोबोरिक एसिड। तो आपने इन चारों साल्ट के फार्मूलाज को लिख के इनके प्रैक्टिस करनी है और इनको अच्छी तरह से बच्चों तैयार करना है, ठीक है। तो कहते हैं ये चारों के चारों जो साल्ट हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं कॉस्मेटिक्स यानी जो मेकअप वगैरह का सामान होता है, इसी तरह साबुन बनाने में, कपड़ा बनाने की जो इंडस्ट्रीज हैं जिसे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं, पेंट्स में, अद्वयात में। उसके अलावा जो माचिस की इंडस्ट्री है या जो दीगर चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए भी हम बोरिक एसिड के साल्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो एज अ प्रिजर्वेटिव भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इन चारों साल्ट को देखें तो इनमें से सिर्फ ये वाहिद साल्ट है जो स्टेबल है, बाकी जो तीनों साल्ट है ये अनस्टेबल होते हैं। तो अगर आप इनको हीट करेंगे तो हीट करने पर या हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये वापस अपने मोस्ट स्टेबल साल्ट दैट इज द बोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखें मेटाबोरिक एसिड वाटर के साथ जब डी ट्रीट करेंगे तो अगेन बोरिक एसिड फॉर्म होगा, टेट्राबोरिक एसिड भी अगेन बोरिक एसिड में, एंड इन द सेम वे पायरोबोरिक एसिड भी वाटर के साथ ट्रीट करने पर बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बच्चों अगर आप आगे फर्दर देखें तो बोरिक एसिड की नेचर, ये बोरिक एसिड बच्चों आपने देखा हुआ है, ये कहाँ देखा हुआ है, ये जो कैरम की गेम होती है ना जिसे हम कहते हैं कैरम बोर्ड खेलना, तो उसके अंदर आपने नोट किया होगा कि अक्सर गोटियों वगैरह की स्पीड को इन्हांस करने के लिए हम इसमें एक वाइट सा साल्ट ऐड करते हैं। तो वो जो साल्ट होता है वो बेसिकली आपके पास बोरिक एसिड का होता है, ठीक है। तो उसकी नेचर आपने खुद भी नोट की होगी कि उसकी नेचर क्या होती है, क्रिस्टल्स की तरह की होती है अगेन, और इनकी क्रिस्टल्स की शेप का नाम आपने याद करना है दैट इज द ट्राई क्लिनिक शेप, ठीक है। और इसकी सॉलिबिलिटी भी कोल्ड वाटर में कम होती है, यानी अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो इसका 2.6% जो है वो डिजोल्व होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इन्हांस कर देते हैं और ये टेम्परेचर 107 तक ले जाते हैं तो हॉट वाटर में इसकी सॉलिबिलिटी 2.6 से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 3.37%, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी अगेन जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर। उसके बाद हम आते हैं बच्चों कमर्शियल लेवल पे इसकी प्रेपरेशन की, कि आपने इसको तैयार कैसे करना है। तो अगेन इसकी प्रेपरेशन भी हम इसके मोस्ट फेमिलियर साल्ट दैट इज कॉलिमिनाइट, जिसे हम लिखते हैं Ca2B6O11.5 वाटर मॉलिक्यूल, अगर आप लें और इस सोल्यूशन को आप गर्म करके बॉयल कर लें और इस बॉइल्ड सोल्यूशन में से आप सल्फर डाइऑक्साइड को पास करें, तो आप ये देखेंगे कि ये जो बोरिक एसिड का साल्ट है जैसे ये कूल होगा तो कूल होने पर बोरिक एसिड की क्या बन जाएंगी, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी। और इसके साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट में कैल्शियम सल्फाइड भी फॉर्म होगा, ठीक है। एक तो ये इसका मेथड है। सेकंड वन मेथड है बोरिक एसिड का फ्रॉम बोरेक्स से, तो ये सेम वही मेथड है जो आपने बोरेक्स की तैयारी में पढ़ा था कि उसके अंदर भी हमने उसकी 2 मिनरल से इसको तैयार किया था। तो अगेन बोरिक एसिड को भी हमने एक दफा कॉलिमिनाइट से तैयार किया और सेकंड स्टेप में आपने इसको बोरेक्स से तैयार किया। अब ये देखें ये वही रिएक्शन है जो आपने बोरेक्स की अभी अभी भी आपको मैंने पढ़ाया है कि इसके यूजेस में आपने प्रॉपर्टीज में आपने देखा था बोरेस की कि वहां पे बोरिक एसिड फॉर्म हो रहा था। तो अगेन यहाँ भी जब आप एसिड ऐड करेंगे तो यहाँ पे बोरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो कूलिंग पर डिवेल्प होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इन 2 मेथड्स के बाद ये बच्चों पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज बोरिक एसिड की। इसमें फर्स्ट वन प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो बोरिक एसिड एक वाइट लस्टरस, लस्टरस का मतलब होता है शाइनी, ठीक है, जिसमें चमक हो जिन क्रिस्टल्स में। तो अगर आप इनको टच करें तो आपको इनकी थोड़ी सॉफ्ट सी सोपी टच जो है वो फील होती है, और इसकी सॉलिबिलिटी कोल्ड वाटर में बहुत ही कम होती है लेकिन हॉट वाटर में अच्छी खासी होती है। और अगर आप इसके साल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व करें और उसकी स्टीम लें तो ये स्टीम के साथ साथ जो है ये बाहर निकलता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये वोलाटाइल इन स्टीम होता है। उसके बाद इसका रिएक्शन आप इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH के साथ अगर ये रिएक्ट करे तो इससे इथाइल बोरेट की फॉर्मेशन होती है। इस कंपाउंड का नेम क्या है, C2H5 BO3 का नेम क्या है, दैट इज नोन एज द इथाइल बोरेट, और इसके साथ इसमें वाटर की फॉर्मेशन होगी।
उसके बाद बच्चों अभी आपने देखा था कि अगर आप बोरिक एसिड लें और इसको आप हीट करें एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो फर्स्ट स्टेप में मेटाबोरिक एसिड और साथ वाटर फॉर्म होगा। और अगर आप इसकी हीटिंग जारी रखें और ये 140 तक ले जाएं तो इससे टेट्राबोरिक एसिड और वाटर फॉर्म होगा। और अगर आप इसको इतना हीट करें कि ये कंपाउंड जो है वो रेड हॉट हो जाए तो इससे बोरिक एनहाइड्राइड दैट इज B2O3 एज वेल एज वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। उसके बाद बच्चों जिस तरह आपने देखा कि जो बोरिक एसिड है ये एक वीक एसिड कहलाता है। वीक एसिड क्या है कि अगर आप इसको वाटर में डालें तो आप देखें इसके पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन जब ये आयनाइज होता है वाटर में तो ये जस्ट अपना एक हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से ये वीक एसिड कहलाता है, क्योंकि ये अपने तीनों की तीनों हाइड्रोजन वाटर को डोनेट नहीं करता, जस्ट वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इसको डोनेट करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एसिड मोनोबेसिक एसिड कहलाता है। मोनोबेसिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो एक टाइम में सिर्फ एक एच पॉजिटिव आयन या एक प्रोटॉन प्रोवाइड करें। तो ऐसे एसिड क्या कहलाते हैं? मोनोबेसिक एसिड कहलाते हैं। और इनकी वाटर में इट मीन इनकी आयनाइजेशन बहुत ही कम है, और जिसकी आयनाइजेशन कम हो वैसे एसिड्स क्या कहलाते हैं? वीक एसिड्स कहलाते हैं। क्योंकि ये एसिड्स वीक हैं तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इफेक्ट लिटमस पेपर पे इतना अच्छा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक सोल्यूशन है जो कि यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन टू measure the acidity and basic character of any compound। तो लेकिन अगर आप मिथाइल ऑरेंज को इसमें ऐड करेंगे तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होता। तो जैसे मिथाइल ऑरेंज के बारे में आप जानते हैं कि एसिडिक मीडियम में उनका कलर रेड हो जाता है, लेकिन जब आप बोरिक एसिड को मिथाइल ऑरेंज के साथ डील करते हैं तो इसके कलर में यानी रेड कलर नहीं आता इसका। लेकिन अगर आप बोरिक एसिड के सोल्यूशन में लिटमस पेपर ऐड करते हैं जो ब्लू कलर का हो तो उसके साथ वो वेरिएशन जरूर देगा, यानी उसके कलर को ब्लू से रेड कर देगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज के साथ इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह बच्चों इसका एक और रिएक्शन है कि NaOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? कास्टिक सोडा। ये भी आपको बताया जब मैंने आपको नेल्सन सेल पढ़ाया था, तो उसमें आपने देखा था कि नेल्सन सेल या इसे हम कास्टिक सोडा का नाम देते हैं, कि कास्टिक सोडा को जब आप ट्रीट करते हैं बोरिक एसिड के साथ तो इससे किस चीज की डेवलपमेंट होगी? बोरेस की एज वेल एज वाटर की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद बच्चों हम आते हैं इनके यूजेस की जानिब, कि अगर आप इसके यूजेस देखें तो हम ये कहते हैं कि बोरिक एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं अद्वयात में एज एन एंटीसेप्टिक। यानी जो जरासीम कुछ अद्वयात होती हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल डस्टिंग पाउडर के तौर पे, बोरिक ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट होते हैं जो इसका मरहम बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अक्सर सोल्यूशन को हम यूज करते हैं फॉर आई वॉश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों आप लोगों ने खुद से नहीं करना। जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड ना करे तो उस वक्त तक आप इसको यूज नहीं करें, ठीक है। उसके बाद ये जो बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस तरह के कप्स में आपको शाइन फील होती है। तो ये जो शाइन होती है वो पोर्ट्री इंडस्ट्री में एज अ ग्लेज ग्लेज होता है, चमक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो बोरेड ग्लास होते हैं दे आर मोर फ्यूजिबल, यानी वो ज्यादा जल्दी पिघलते हैं देन सिलिकेट। सिलिकेट क्या होते हैं? जो आम ये जो शीशे के ग्लास होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक्सपेंशन की प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है। इसके अलावा इसको हम कैंडल इंडस्ट्री, यानी जो हमारे पास मोमबत्ती बनाने की इंडस्ट्री है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। और आपने नोट किया होगा कि जो मोमबत्ती का धागा होता है उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं विक्स। उस विक्स को सख्त करने के लिए, स्टिफनिंग होता है सख्त करना, यानी मोमबत्ती की का जो धागा होता है उसको सिर्फ सख्त करने के लिए हम बोरिक एसिड के साल्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आज के टॉपिक के हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो जरूर कीजिएगा। अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि जब तक इन इक्वेशन को बच्चों आप लोग लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीजें तैयार नहीं होंगी। मैं आपको अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि आप इनकी तैयारी जारी रखें। आपके एग्जाम जब भी गवर्नमेंट लेगी तो आपको इनकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। तो अपने आप इन रिएक्शंस को लिख के चेक करें ताकि आपको जो है ये अच्छे से तैयार हो जाएं। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।